हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच स्मार्ट क्लासेस में। आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट क्लास। ये वीडियो क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए है। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते वीडियो में आगे बढ़ते हम लोग। ये वीडियो पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 5 का। पार्ट 1 आप लोग को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अल बिरूनी के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा बाकी है, इस वीडियो में पढ़ाएंगे। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो बचा हुआ इस वीडियो में पढ़ाएंगे। देखिए, आज पढ़ाएंगे अल बिरूनी के बारे में जो बचा हुआ है। इससे पहले हम पूरा पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाएंगे आप लोग को हम अल बिरूनी के विचार। अल बिरूनी के विचार भारत के प्रति कैसा था उसके बारे में हम पढ़ाएंगे आज। आप लोग को समझ में आ गया। देखिए, अल बिरूनी ने कहा कि जातिगत व्यवस्था हर जगह थी, परंतु परंतु भारत में स्थित जातिगत व्यवस्था अत्यंत कठोर और भेदभाव पूर्ण थी। देखिए, अल बिरूनी के अनुसार भारत में यानी हर जगह जातिगत व्यवस्था था, मगर भारत में जो जाति व्यवस्था था उसमें क्या था, बहुत कठोर कठिन था। समझ में आ गया। अल बिरूनी के अनुसार समझ में आ गया। ब्रह्मवादी व्यवस्था में मौजूद अस्पृश्यता को अल बिरूनी ने पूर्ण रूप से गलत बताया। देखिए, अस्पृश्यता होता क्या, अस्पृश्यता होता क्या, छुआछूत। छुआछूत मतलब अल बिरूनी के हिसाब से बहुत गलत माना जाता, या अल बिरूनी के हिसाब से छुआछूत बहुत गलत है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अल बिरूनी के अनुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जन्म के आधार पर अपवित्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर अपवित्र चीज़ पवित्र होने का प्रयास कर सकती है। अल अल बिरूनी के अनुसार ये कहा जाता है कि उसके मतलब जन्म के अनुसार हम नहीं मान सकते कि यह आदमी पवित्र है या अपवित्र, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति पवित्र होने की कोशिश करता है। समझ में आ गया। इब्ने बतूता, अब इब्ने बतूता के बारे में पढ़ेंगे। इब्ने बतूता समझ में आ गया। अब देखिए, इब्ने बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में हुआ। आप लोग नोट्स करते चलिए, इब्ने बतूता का जन्म कब हुआ, 1304 ईस्वी में। देखिए, जन्म स्थान, इब्ने बतूता का जन्म 1304 में दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को नामक क्षेत्र के तंजियर नामक स्थान पर हुआ। देखिए, फिर से सुन लीजिए। इब्ने बतूता का जन्म 1304 में दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को नामक क्षेत्र के तंजियर नामक स्थान पर हुआ। अगर पूछ दे इब्ने बतूता का जन्म कब हुआ, इब्ने बतूता का जन्म कब हुआ, 1304। समझ में आ गया, 1304 ईस्वी में। और कहाँ जन्म हुआ, तंजियर नामक स्थान पे। समझ में आ गया, तंजियर नामक। आप लोग नोट्स करते चलिए, तंजियर नामक स्थान पे। चलिए आगे चलते हैं। इब्न बतूता के परिवार के सभी सदस्य अत्यधिक शिक्षित एवं सम्मानित। इसी परंपरा के अनुसार इब्ने बतूता ने सभी कम उम्र में इब्ने बतूता ने सभी कम उम्र में ही साहित्य एवं शास्त्रीय शिक्षा हासिल कर ली। देखिए, इलेन कहने का मतलब है इब्ने बतूता के परिवार में जितने भी लोग थे, जितने भी सदस्य थे, वो कम उम्र में शिक्षा प्राप्त कर लिए। इसी के देखा देखी इब्ने बतूता भी कम उम्र में अत्यधिक शिक्षित हो गए थे, मतलब अत्यधिक डिग्री हो गए थे उसके पास। समझ में आ गया। इब्ने बतूता को एक हठीला यात्री कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे हठीला यात्री किसे कहा जाता, इब्ने बतूता को। नोट्स कर लीजिए। क्योंकि उन्हें यात्राएं करने का बहुत शौक था। अब क्यों कहा जाता, क्योंकि इसे यात्रा करने का बहुत शौक था। समझ में आ गया। अपनी इसी रुचि के कारण इब्ने बतूता ने अनेकों जगह जैसे कि इराक, मक्का, सीरिया, यमन, ओमान आदि की यात्रा की। अगर एग्ज़ाम में पूछ दे इब्ने बतूता
कहाँ कहाँ यात्रा किया, तो आप लोग बोल सकते हैं इराक, मक्का, सीरिया, यमन, ओमान आदि देशों में यात्रा की। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1332 में वह भारत की यात्रा के लिए निकले। अगर एग्जाम में पूछ दे इब्ने बतूता भारत की यात्रा के लिए कब निकले, तो 1332 में। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। एग्जाम में अगर पूछ सकता कि इब्ने बतूता भारत की यात्रा कब की, 1332 में। समझ में आ गया, लिख लीजिए। एवं 1333 में वह सिंध वर्तमान पाकिस्तान पहुंचे। वर्तमान का मतलब जो अभी सिंध पाकिस्तान में, वहां पहुंच गए थे इब्ने बतूता उस समय में 1333 में। कब चले थे, 1332 में भारत के लिए, 1333 में सिंध वर्तमान पाकिस्तान पहुंच गए। 1 साल लगा था। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुल्क से मिलने के लिए दिल्ली आए। देखिए सिंध पहुंचने के बाद वह दिल्ली आए, किससे मिलने के लिए, मोहम्मद बिन तुल्क। समझ में आ गया। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुल्क। समझ में आ गया। मोहम्मद बिन तुल्क इब्ने बतूता के ज्ञान से, देखिए मोहम्मद बिन तुल्क जो था इब्ने बतूता के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज्य में काजी, यानी काजी का मतलब न्यायाधीश का पद प्रदान किए। मतलब देखिए मोहम्मद बिन तुल्क जो है इब्ने बतूता के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उसको बहुत प्रभावित होने के कारण उसे मतलब अपने राज्य में जॉब दे दिए। समझ में आ गया। अगर एग्जाम में पूछ दे मोहम्मद बिन तुल्क के यहाँ इब्ने बतूता किस पद पे नियुक्त थे, तो काजी यानी न्यायाधीश के पद पे लिख सकते हैं आप लोग ये पॉइंट। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुल्क के यहाँ काजी या न्यायाधीश के रूप में रहते थे। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। भविष्य में राजा और इब्ने बतूता के बीच कुछ गलतफहमी होने के कारण उन्हें कुछ समय के लिए जेल में बंदी बनाकर भी रखा गया। देखिए परंतु भविष्य में गलतफहमी ठीक होने के कारण उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया गया। देखिए राजा और इब्ने बतूता के बीच कुछ गलतफहमी हुआ, इसी के कारण शुरू में इब्ने बतूता को राजा ने कुछ सालों के लिए जेल में बंद कर दिया, लेकिन जब गलतफहमी खत्म हो गया तो इब्ने बतूता को जेल से निकाल दिया गया। समझ में आ गया आप लोग को। चलते आगे। चलिए घूमने में रुचि होने के कारण दिल्ली के सुल्तान द्वारा इन्हें मंगोल के शासक के पास राजदूत के रूप में भेजा गया। देखिए इब्ने बतूता को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुल्क ने उसको मंगोल के शासक के रूप में, मतलब देखिए देख लीजिए आप लोग, मंगोल के शासक के पास भेजा। किस रूप में, राजदूत के रूप में। अगर एग्जाम में पूछ दे इब्ने बतूता को मंगोल के शासक के रूप में, देखिए मंगोल के शासक के पास किस रूप में भेजा गया, तो राजदूत के रूप में। किसने भेजा, मोहम्मद बिन तुल्क। समझ में आ गया। कहाँ भेजा गया, मंगोल के शासक। अगर एग्जाम में पूछ दे मंगोल कहाँ है, तो चीन में। समझ में आ गया। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक की रचना की। देखिए इसी के दौरान उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है रेहला। अब अगर एग्जाम में पूछ दे इब्ने बतूता के किताब का नाम क्या है, रेहला। क्या है, रेहला। आप लोग नोट्स कर लीजिए। इब्ने बतूता के किताब का नाम रेहला है। समझ में आ गया। 1347 में इब्ने बतूता ने घर वापस जाने का फैसला किया। अगर एग्जाम में पूछ दे इब्ने बतूता घर जाने का फैसला कब किया, 1347 ईस्वी में। समझ में आ गया। अब देखिए इसके किताब का नाम क्या था, रेहला। अब रेहला के बारे में जानेंगे कि रेहला किताब में क्या क्या है, उसके बारे में जानेंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 तक करा चुके हैं। आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते वीडियो में। इस पुस्तक का निर्माण इब्ने बतूता द्वारा किया गया। ये तो पहले बता दिए, रेहला इब्ने बतूता किताब, या पूछ दे एग्जाम में इब्ने बतूता के किताब का क्या नाम है, रेहला। रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, इब्ने बतूता। समझ में आ गया। ये पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई, अरबी में। आप लोग नोट्स कर लीजिए। इब्ने बतूता
केरला किताब कौन सी भाषा में लिखी गई? अरबी में। समझ में आ गया। इब्ने बतूता की पुस्तक रेहला में वर्णित मुख्य बातें हैं। अब देखिए इसके किताब में, हर किसी के किताब में कुछ ना कुछ बात होता है, मुख्य बात। अब इस किताब में क्या मुख्य बात है उसके बारे में जानेंगे। रिवीजन करा देता आप लोग को। रेहला किताब के लेखक कौन है? इब्ने बतूता। कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में। समझ में आ गया। नोट्स करते चलिए। अब क्या क्या मुख्य बात है उसके बारे में जानेंगे हम। अब देखिए शहरी, भारतीय शहरी, शहर, सॉरी शहरी नहीं है, भारतीय शहर। समझ में आ गया। भारतीय शहर, कृषि, नारियल, पान, दास प्रथा, डाक व्यवस्था, भारतीय शहर। देखिए भारतीय शहर पहले भी था, यहाँ भी था। अब देखिए भारतीय शहर के बारे में पढ़ेंगे, ये वही ऊपर वाला पॉइंट है। अब बार बार वन बाय वन सब टॉपिक पढ़ेंगे। अब भारतीय शहर के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया। भारतीय शहर उस समय में कैसा था, इब्ने बतूता के समय में। इब्ने बतूता के अनुसार भारतीय शहर घनी आबादी वाले थे। समझ में आ गया। ये क्षेत्र अफसरों से भरे हुए थे। देखिए अफसर से भरे हुए का मतलब उस समय मतलब पढ़ा लिखा बहुत आदमी था, अफसर से भरे हुए थे। समझ में आ गया। शहर में रहने वाले अधिकांश लोग समृद्धि थे, मतलब समृद्धि मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा दिमाग वाला था। समझ में आ गया। इन शहरों में बड़े बड़े भीड़ वाले बाजार हुआ करते थे। यह बाजार चमक दमक और वस्तुओं से भरे हुए होते थे। देखिए अब जाहिर सी बात है बाजार में चमक दमक तो रहता ही है। समझ में आ गया। इन बाजारों में मंदिर तथा मस्जिद, सभी प्रकार के धर्म स्थल भी हुआ करते थे। देखिए उस समय में बाजार में भी मंदिर और मस्जिद दोनों हुआ करते थे। समझ में आ गया। भारतीय कृषि, अब देखिए भारतीय कृषि के बारे में जानेंगे। भारतीय शहर के बारे में जान गए हम, अब भारतीय कृषि के बारे में जानेंगे। भारतीय कृषि, भारतीय कृषि के बारे में बंदुता ने लिखा कि, बंदुता मतलब इब्ने बतूता ने लिखा कि भारत में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण वर्ष में 2 बार कृषि की जा सकती थी। सुनिए मतलब ये था कि उस समय में मिट्टी इतना उपजाऊ था कि मतलब उस समय में साल में 2 बार फसल कर सकते। मगर आजकल क्या होता है कि साल में एक ही बार ही फसल होता है। समझ में आ गया। पश्चिमी क्षेत्र के मुकाबले भारत में कृषि की उपज ज़्यादा थी। अब देखिए कपड़ा के बारे में जानेंगे। भारत में रेशम, जार आदि कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। उस समय में रेशम और जारी की कपड़े मतलब अधिक मांग थी। समझ में आ गया। भारत में मलमल के कपड़े महंगे थे। इसी वजह से केवल धनी व्यक्ति ही मलमल के कपड़े पहना करते थे। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही महंगा कपड़ा पहनेगा। ये तो क्लियर बात है। समझ में आ गया। सामान्य लोग द्वारा सस्ते रेशम से बने कपड़े का प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया। अब देखिए भारत की डाक प्रणाली कैसी थी उस समय में, उसके बारे में जानेंगे। इब्ने बतूता के अनुसार उस समय भारतीय डाक प्रणाली अत्यधिक विकसित एवं अनूठी था। मतलब देखिए बहुत फेमस था। समझ में आ गया। अनूठी था, बहुत फेमस था। समझ में आ गया। एक सामान्य व्यक्ति को सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में लगभग 50 दिन लगते थे, परंतु डाक व्यवस्था द्वारा खबर केवल 5 दिन में ही सिंध से दिल्ली पहुंचा दिया जाता था। देखिए सिंध से दिल्ली पहुंचने में एक व्यक्ति को 50 दिन लगता था। समझ में आ गया। मगर डाक व्यवस्था के अनुसार 5 दिन में ही कोई खबर दिल्ली से सिंध तक पहुंच जाता या सिंध से दिल्ली तक पहुंच जाता। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। उस समय मुख्य रूप से 2 प्रकार की डाक व्यवस्था ही प्रचलित थी। देखिए इब्ने बतूता के समय में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थी। समझ में आ गया। कौन सा व्यवस्था? डाक व्यवस्था। अश्क डाक व्यवस्था। देखिए अश्क डाक व्यवस्था, उलूक पैदल डाक
व्यवस्था। अब क्या होता अश्क डाक व्यवस्था, अब इसके बारे में जानेंगे। अश्क डाक व्यवस्था के अंतर्गत हर 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़े होते थे। देखिए अश्क का मतलब नॉर्मली समझ लीजिए घोड़ा से मतलब खबर पहुंचाता था, मगर ये भी बात था कि एक घोड़ा नहीं जाता था, 4 मील के बाद घोड़ा चेंज। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। इन्हीं घोड़े के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाया जाता था। समझ में आ गया। पैदल पैदल डाक व्यवस्था के अंतर्गत संदेश वाहक एक हाथ में संदेश तथा दूसरे हाथ में एक छड़ी लेकर भागता था। समझ में आ गया। जिस पर कुछ घंटी लगी होती थी। देखिए पैदल चलने में एक हाथ में संदेश, दूसरा हाथ में लकड़ी या डंडा था, उसमें घंटी बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि पता चल जाना चाहिए राजा का आदमी, उसको कोई रोके ठोकेगा नहीं। समझ में आ गया। ये संदेश वाहक 3 मील तक भागता था। देखिए एक आदमी 3 मील तक ही भागता था। समझ में आ गया। हर 3 मील में उसके लिए 3 विश्राम घर होते थे। समझ में आ गया। और हर 3 मील बाद एक गांव होता था। इस गांव में एक दूसरा संदेशवाहक खड़ा होता था। पहला संदेशवाहक उसे संदेश एवं वह छड़ी पकड़ा कर रुक जाता था। समझ में आ गया। 3 मील के बाद दूसरा को पकड़ा देता, उसके बाद वो पकड़ा देता, ऐसे मतलब चेंज होता रहता। समझ में आ गया। और दूसरा संदेशवाहक वहां से उस संदेश को आगे ले जाता था। इसी प्रकार की व्यवस्था संदेश पहुंचाने तक चलती रहती थी। देखिए जब तक संदेश नहीं पहुंचता था 3 मील बाद आदमी मतलब चेंज होता रहता था। समझ में आ गया। चलिए अब हम मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हम लोग इसका पार्ट 3 जल्दी अपलोड करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।